भागो भागो, भूत आ गया, भागो जल्दी से वरना मारे जाओगे। क्या हुआ रमेश? क्यों चिल्ला रहा है? अरे मैं गलती से उस मकान में चला गया था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। वो मुझे मारने के लिए पीछे दौड़ी। जैसे तैसे जान बचाकर निकला हूँ उस घर से। तो तुझे कहा किसने था उस मकान में जाने के लिए? क्या तुझे पता नहीं है उस मकान में एक चुड़ैल रहती है जो किसी को भी मकान में नहीं आने देती है? क्या? नहीं दोस्त, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मैं कभी भी उस मकान की तरफ देखूंगा भी नहीं। रामपुर गांव के बीचों बीच ये मकान बेहद आलीशान था, लेकिन वीरान होने के चलते इस मकान में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के सभी लोगों का कहना था कि उस मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी मौत होने की वजह से उसकी आत्मा उस घर में रहती है। घर के पास आते जाते लोगों को परेशान करती है। अजी सुनते हो, मैंने सुना है गांव के बीच जो मकान है ना, उसमें चुड़ैल रहती है, चुड़ैल। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। आज सुबह ही रमेश गलती से उस मकान में चला गया था। जैसे तैसे जान बचाकर निकला है वहां से। अच्छा, तो क्या उसे सचमुच वहाँ चुड़ैल दिखी? हाँ, वो तो यही कह रहा था कि उसे चुड़ैल दिखी थी। जाओ जी, मैं नहीं मानती। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है? और नहीं तो क्या, अगर चुड़ैल न होती तो रमेश क्या मुझसे झूठ बोलता? हाँ, जो भी हो, पर मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल रहती है। हो ना हो, ये माजरा कुछ और ही है। देखो भाग्यवान, लगने या न लगने से कुछ नहीं होता। सच तो यही है कि गांव का कोई भी व्यक्ति उस भूतिया घर में नहीं जाता है। कुछ तो बात होगी, तभी तो लोग उस मकान को लेकर डरे हुए हैं। हाँ, वही तो। हं, लोगों में डर पैदा करने के लिए तो ये बात गांव में फैलाई गई है, ताकि वहाँ कोई न जाए। चलिए ना, मुझे लगता है कि हमें मकान का रहस्य सुलझाना चाहिए। शायद हमें वहाँ कुछ मिल ही जाए। तुम पागल हो गई हो? भरी जवानी में मैं नहीं मरना चाहता। तुम्हें ज्यादा शौक है मरने का तो तुम ही जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं ही चली जाऊंगी। अकेली जाओगी? चलो ठीक है भाई, चलता हूँ। दिन के समय चलेंगे तो इतना डर नहीं लगेगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह हम लोग उस मकान में चलेंगे और इसका पता लगाएंगे कि वहाँ क्या सचमुच चुड़ैल रहती है या नहीं। अगली सुबह वो लोग उस मकान के लिए निकल जाते हैं। वैसे मकान देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। यह ऊपर से देखने में अच्छा है, पर इसके अंदर जो कोई भी जाता है वह वापस नहीं आता है। ठीक है, तो आज पता लग ही जाएगा कि इसके अंदर असल में है कौन। ऐसा करते हैं, पहले मैं जाती हूँ, अगर कुछ आवाज आए तो आप भी आ जाना। इतना कहते ही सीमा उस मकान में चली जाती है। मकान के अंदर सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। सीमा उस मकान में जाकर उसे चारों तरफ से देखती है। तभी उसे एक कमरे में किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने उसे डरा कर भगा दिया, वरना वो मेरे मकान में घुस आता और उसे पता लग जाता कि यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती। मैं कभी इस रहस्य को सुलझने नहीं दूंगी। क्या इस मकान में कोई चुड़ैल नहीं है? मैं तो पहले से ही जानती थी। इसका मतलब इस मकान में ये बुढ़ी अकेली रहती है। मुझे तो ये बात सबको बतानी ही पड़ेगी। मकान में बूढ़ी औरत को जिंदा देख सीमा उल्टे पांव मकान से बाहर निकल जाती है। क्या हुआ? तू इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? मैं तो अंदर ही ना जा सका। अरे यहाँ से चलिए जल्दी, मुझे आपको कुछ बताना है। तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता लग गया है कि असलियत क्या है। अब आप जल्दी चलिए, हमें गांव वालों को भी यहाँ लाना पड़ेगा। सीमा और राजू दोनों गांव वालों के पास जाते हैं और उन्हें उस मकान के पास लेकर आते हैं। गांव वालों, इस मकान में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं रहती।
यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है, बूढ़ी औरत, और वही ये सब कर रही है। यह तुम क्या कह रही हो? जो बूढ़ी औरत यहाँ रहती थी वो कब की मर चुकी है? नहीं नहीं, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। मैंने इस मकान में जाकर खुद अपनी इन आंखों से देखा है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम सभी उस मकान के अंदर उसे चलकर देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम सभी चलते हैं। जिसके बाद वो सभी मकान के अंदर जाते हैं। गांव वालों को अपने मकान में देखकर बुढ़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और जब गांव वाले उस बूढ़ी औरत को जिंदा देखते हैं तो वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। अरे आप तो जिंदा हो, तो फिर आपने यह झूठी अफवाह क्यों फैलाई कि आप मर गई हो? हाँ अम्मा, बताइए ना, आपने यह सब क्यों किया? हम तो आज तक यही समझ रहे कि इस मकान में चुड़ैल रहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। पर ऐसी क्या वजह थी जो आपने अपने आप को मरा हुआ ही बता दिया? तुम्हें तो पता ही है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पति भी चल बसे। उन लोगों के जाने के बाद मेरे पूर्वजों का काफी धन मेरे पास बचा हुआ है। मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी की भी नजर मेरे मकान और इस धन पर पड़े। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे अम्मा, ये बात तो एक न एक दिन सामने आनी ही थी कि इस घर में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं रहती। मुझे पता था, इसीलिए मैंने यहाँ एक आदमी को बंद करके रखा था, जिससे तुम लोगों में ये डर बना रहे कि इस मकान में वाकई किसी न किसी चुड़ैल का साया है। बूढ़ी औरत ने उस आदमी को कमरे से निकाला जो 5 साल पहले गांव से गायब हो गया था। उसे देखकर उसका परिवार काफी खुश हुआ। मैंने आज तक जो कुछ भी किया अपने मकान को बचाने के लिए किया। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, पर आज असलियत सामने आने के बाद मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर असलियत सामने आ गई है तो क्या हुआ, आप आराम से अपने घर में रहिए, आखिर आपका मकान है। और रही बात बुरी नजर की, तो कोई भी आपके मकान पर बुरी नजर नहीं डालेगा। मुझे पता है मेरे मर जाने के बाद इस मकान पर कोई ना कोई अपना कब्जा जरूर कर लेगा। अरे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहती है ना ये मकान सुरक्षित बना रहे, तो आप इसे गांव के अनाथालय के नाम कर दीजिए। ये मकान हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। आपके ना रहने के बाद भी इस पर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। सीमा की बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और वैसा ही करती है। अब पूरा गांव राहत में था, क्योंकि उनके गांव में किसी भी चुड़ैल का साया नहीं था। वैसे मानना पड़ेगा, अम्मा काफी तेज थी। उन्होंने इतने सालों तक इस रहस्य को खुलने नहीं दिया। हाँ, उससे भी तेज तुम, जो तुमने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। इतना कहकर वो दोनों मुस्कुरा उठते हैं। एक गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी बिमला और बेटा श्याम उसी के साथ रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुम्हारी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है और मैं भी खेतों में बुआई करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पर ही रहना। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल गांव में कितनी चोरियां हो रही हैं। ऐसे में घर को छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। कड़ी धूप में हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ा और खेत पहुंचते ही उसने गुड़ाई का काम शुरू कर दिया। चमचमाती धूप में हरिया कुदाल से खेतों में गुड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुदाल से किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है। हरिया जैसे ही मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक चमचमाता हुआ डब्बा दिखाई देता है। हरिया उस डब्बे को बाहर निकालता है। अरे वाह, लगता है ये डिब्बा बहुत चमचमा रहा है। ऐसा लगता है कोई खजाना होगा इसमें। ये सोचकर हरिया ने जैसे ही डब्बे को खोलकर देखा, वो उदास हो गया। ये क्या? ये तो बस एक बेकार सी किताब है। मुझे तो लगा था कि आज कोई भारी खजाना मिल गया है मुझे।
मैं अनपढ़ क्या ही करूंगा इस किताब का। इतना कहकर हरिया उस डब्बे को वही खेत के एक कोने में फेंक देता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद हरिया का बेटा श्याम भी अपने पिता के पास खाना लेकर आता है। बेटा आ गया तू? और माँ आ गई थी तेरी घर पर? हाँ पिताजी, माँ तो कब का आ गई थी। चलिए मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। हरिया मुंह हाथ धोता है और पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह, आज तो खाना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ पिताजी, माँ ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट था। हरिया खाना खा ही रहा होता है कि तभी श्याम की नजर भी उस किताब पर पड़ जाती है। अरे पिताजी, ये किताब कैसी? क्या आप खेत में पढ़ाई भी करने लगे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ पढ़ाई वढ़ाई। ये किताब तो मुझे खेत में बुआई करते वक्त मिली है। अच्छा लाइए, दिखाए तो जरा कैसी किताब है ये। हाँ देखो तो बेटा, इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया? अरे पिताजी, ये तो खाली किताब है। अच्छा खाली है? हाँ पिताजी, पर इसे मैं रख लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ठीक है, तुम ही रख लो। वैसे भी किताब महंगी हो गई है आजकल, पता नहीं कब ये गरीबी दूर होगी। इतना कहकर हरिया फिर से खेतों के काम में लग जाता है और श्याम उस किताब को खोलकर उसमें उंगलियों से अपना नाम श्याम लिखने लगता है। जैसे ही श्याम उस किताब पर उंगलियां फहराता है, वो किताब रोशनी से चमचमाने लगती है और श्याम को उसमें अपना भविष्य नजर आने लगता है। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कैसे दिख रहा हूँ? लगता है ये कोई साधारण किताब नहीं, ये किताब भविष्य बताने वाली जादुई किताब है। मुझे इसके बारे में पिताजी को बताना चाहिए। पिताजी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी आइए पिताजी, आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ आता हूँ। हरिया खेत का काम छोड़कर अपने बेटे श्याम के पास आता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे पिताजी ये देखिए। अरे ये क्या? ये तो तुम हो। और ये किताब, ये तो वही किताब है ना? हाँ पिताजी, ये वही किताब है, और ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भविष्य बताने वाली किताब है। अरे वाह, लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी वो कैसे? वो सब मैं तुम्हें घर चलकर बताता हूँ। हरिया और श्याम दोनों ही खेत का काम खत्म करके उस जादुई किताब को घर लेकर जाते हैं और उस जादुई किताब के बारे में बिमला को भी बताते हैं। तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ बिमला, अब हम गांव के लोगों का भविष्य बताकर खूब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी, इस किताब के बारे में अगर किसी को पता चला तो जरूर कोई ना कोई इसे चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ ये मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, तो इस किताब को आप घर पर रखकर लोगों की पर्चियाँ बनाकर घर ले आओ और उन्हें अगले दिन एक पर्ची में ही उनका जवाब दे दो। हरिया को बिमला की तरकीब काफी अच्छी लगी और अगले दिन वो काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया और गांव के बाजार में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वालों, जिस किसी को भी अपना भविष्य जानना है वो अपने नाम की पर्ची बनाकर मुझे दे दें। मैं कल सबका भविष्य बताऊंगा और बदले में 10 रुपया लूंगा। हरिया की बात सुनकर सब लोग हरिया को अपनी अपनी नाम की पर्ची थमाने लगे और अगले दिन हरिया वादे के अनुसार लोगों के पर्ची पर अपना भविष्य बताकर उनसे 10-10 रुपए लेने लगा। हरिया अब लोगों का भविष्य देखकर उन्हें किसी अनहोनी होने से आगाह करने लगा था, जिसकी वजह से हरिया पर गांव वालों का विश्वास काफी बढ़ गया और सभी उसकी काफी तारीफ करने लगे। हरिया भैया, आप तो सबका भविष्य देखते हैं, होने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं। मेरा भी भविष्य देखिए ना। अरे क्यों नहीं लखन, एक काम करो, अपने नाम की पर्ची बनाकर तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें कल इसी समय पर तुम्हारी भविष्य बताऊंगा। लखन वैसा ही करता है, अपने नाम की पर्ची बनाकर हरिया को दे देता है और हरिया भी रोज की तरह घर जाकर जादुई किताब पर लखन का नाम लिखकर उसका भविष्य देखने लगता है। हरिया देखता है कि लखन को एक व्यापारी बहुत सारा धन देने वाला है।
इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ जाता है और वो आधा भविष्य देखकर ही किताब को बंद कर देता है। अरे इस लखन को तो खूब सारा पैसा मिलने वाला है, ये तो अब बहुत अमीर हो जाएगा। क्यों ना मैं लखन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर हरिया अगले दिन लल्लन के पास जाता है। कैसे हो लखन भाई, और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तुम बाजार नहीं जा सकते। वो क्यों भैया? अरे वो मैंने कल तुम्हारा भविष्य देखा था। आज तुम्हारे ऊपर एक संकट है, इसलिए आज तुम घर पर ही रहो। क्या आप सच कह रहे हैं? हरिया की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। अच्छा, फिर तो अब मुझे भी घर जाना चाहिए। इतना कहते ही लखन अपने घर लौट जाता है और हरिया पैसों के लालच में बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचते ही हरिया को अपना एक व्यापारी मित्र मिल जाता है, जिसने उसे पैसों से भरा एक बैग दिया होता है। अरे हरिया, अच्छा हुआ भैया जो तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? वाह वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और इसके वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे यह मुझे दोबारा कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे भैया, कहाँ खो गए? जल्दी बताओ, संभाल लोगे ना तुम मेरा बैग? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही हरिया उस व्यापारी से बैग ले लेता है और व्यापारी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। व्यापारी के जाते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और हरिया के हाथों में बैग देखकर उसे जोर से पकड़ लेती है। आखिर तुम पकड़े गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहते ही पुलिस ने हरिया को खूब मारा और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस ने हरिया को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल में बैठकर अब हरिया को ये समझ आ गया था कि वो पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके व्यापारी मित्र ने उसे धोखा दिया था। हरिया को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था।